अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रोमन एम्पायर की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आपको रोमन लीगल सिस्टम समझना है तो उससे पहले आपको रोमन एम्पायर की ब्रीफ हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो रोमन एम्पायर है इसने तकरीबन 1000 साल तक यूरोप के ऊपर हुकूमत की और यूरोप की तकरीबन हर एक फ़ील्ड को इसने मुतासिर किया। आज आप अगर यूरोप में जाते हैं तो कोई भी फ़ील्ड उठा के देख लें, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो कानूनी मामलात हों, आर्किटेक्चर हो, लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, तो आपको हर जगह जो रोमन एम्पायर है उसकी आपको एक झलक नज़र आएगी। रोमन एम्पायर ये इतना बड़ा था, तो आज की जो मौजूदा कंट्रीज़ हैं अगर हम अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि उस वक्त तो ये इस तरह के कंट्रीज़ नहीं थे और ये बॉर्डर भी अलग थे, लेकिन अगर हम देखें तो आज के मौजूदा कौन से कंट्रीज़ हैं जो उस वक्त के रोमन एम्पायर में इंक्लूड थे, उसमें इंग्लैंड, वेल्स, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम यानी पूरा का पूरा यूरोप, उसके अलावा लेबनान, इसराइल, ट्यूनिस, जर्मनी, सोवियत यूनियन, मोरक्को, अल्जीरिया, सीरिया, इजिप्ट, यानी कि एशिया और कुछ जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसके अंदर आते थे। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा एक एम्पायर था, बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसने तकरीबन आधी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। और माना जाता है कि 54 मिलियन लोग इस एम्पायर में बसते थे, यानी 54 मिलियन लोगों के ऊपर रोमन्स की हुकूमत थी। ये आप मैप देख सकते हैं। ये जितना भी आप मैप देख रहे हैं, ये जो मेडिटेरियन एरिया है, मेडिटेरियन सी का, ये सारा जो है आपको यूरोप और कुछ अफ्रीका के इलाके, कुछ आपको मिडिल ईस्ट के इलाके, ये सारे के सारे रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। अब हम देखेंगे कि रोमन्स या रोमन एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है। इसके हवाले से एक मिथ है, एक अफसाना है जो यूरोप के अंदर पेश किया जाता है रोम के हवाले से। कि तो सबसे पहले हम देखेंगे रोम की जो है ना फाउंडेशन किस तरह पड़ती है। कहा जाता है एक गॉड था मार्स के नाम से, उसके दो बेटे थे और दोनों जुड़वा थे। एक का नाम रोमुलस और एक का नाम रेमस थे। उनके कुछ लोग थे, दुश्मन थे, जो उनके फादर के दुश्मन थे, उनके दादा के दुश्मन थे, वो उनको मारना चाहते थे। तो उनकी माँ क्या करती है कि उन दोनों को ना, ये बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल 2.5 साल के, तो उन दोनों को एक बास्केट के अंदर जो है ना रख के उसको जो टाइबर रिवर है उसमें छोड़ देती है। और फिर वो आगे चल के उनको ना एक शी वोल्फ, एक भेड़िया जो है ना, उनको वो यानी कि अडॉप्ट करता है, फिर उनको दूध पिलाता है और उनका ख्याल करता है। उसके बाद जनाब किसी शेफर्ड की उनके ऊपर नज़र पड़ती है जो बकरियां चराता है। तो उसको जंगल में नज़र आया कि यार ये दो मासूम बच्चे हैं, भेड़िए के साथ हैं और उसका दूध पी रहे हैं। तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट किया और उनको फिर बड़ा किया। वक्त गुज़रता गया, दोनों बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए। तो उनको फिर बाद में पता चला कि यार हम तो एक्चुअली किंग की औलाद हैं, हम तो बादशाह लोग हैं, हमारे अंदर तो रॉयल फैमिली का एक ब्लड है। हम आम लोग तो नहीं हैं। तो फिर जनाब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस जगह पे ना एक अपना शहर आबाद करें। तो उसके बाद दोनों भाइयों में किसी बात की वजह से आपस में झगड़ा हो गया और जो रोमुलस है उसने रीमस को मार दिया। और इस तरह से फिर रोमुलस ने जो है ना रोम की बुनियाद रखी और एक शहर आबाद किया जिसको बाद में रोम का नाम दिया गया। ये तो एक मिथ है, ये एक अफसाना है जो रोमन्स के बारे में बड़ा मशहूर है, आपको हर जगह ये सुनने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि रोम को एक्चुअली जो लैतिन लोग थे उन्होंने इसको आबाद किया 100 बीसी और 500 बीसी के दरमियान। और ये जो शहर था ये टाइबर रिवर के साथ था और मेडिटेरियन सी भी उसको लगता था, जिसकी वजह से ये बहुत ही फर्टाइल लैंड थी और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते थे कारोबार के सिलसिले में। बिल्कुल ही कम स्पेन यानी कि टाइम ऑफ पीरियड के अंदर ये जो है रोम है ना, उसने बड़ी तरक्की की और यहाँ पे बहुत सारे लोग आबाद होने लगे। ये जो रोम था, कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द 7 जो है ना वो पहाड़ियाँ हैं, आज भी मौजूद हैं। उन पहाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे पहले गांव आबाद हुए, लेकिन बाद में फिर वो आपस में मर्ज हो गए और एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का शहर बन गया और बहुत ही बड़ा शहर बन गया। ये हैं 7 पहाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, वो हिल नज़र आ रही हैं। ये जो सारा आपको मैप नज़र आ रहा है ये एक्चुअली रोम है।
सो इसके हवाले से मज़ीद ये जो मैंने आपको बताया था कि एक भेड़िए ने जनाब दोनों भाइयों को जो है ना उनको उनको अडॉप्ट किया, उनको पाला, उनको दूध पिलाया, तो उसके हवाले से भी बहुत सारे मुजस्मे स्कल्पचर आपको यूरोप के अंदर बहुत सारे म्यूज़ियम के अंदर मिलते हैं। उनमें से एक तस्वीर ये आपके सामने भी है, ये बहुत बड़ा मशहूर है। जब भी रोमन की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है तो यहीं से ही सबसे पहले इसी कहानी के बारे में बात की जाती है कि किस तरह दोनों भाई जो थे उसको एक भेड़िए ने अडॉप्ट किया और फिर वो बाद में उन दोनों ने रोम की बुनियाद रखी। अब हम अगर देखें तो रोम शहर बन चुका है, अब शहर है, अब ये शहर से आगे किस तरह एक एम्पायर बन जाता है, उसकी जो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सो 3 हिस्से क्या हैं? पहला जो पीरियड है वो किंगशिप का है, यानी मोनार्की है। उसके बाद ये रिपब्लिकन बन गया रोम, और उसके बाद फिर ये इम्पीरियल रोम बन गया। सो सबसे पहले देखते हैं पीरियड ऑफ किंग। भाई सबसे पहले जब रोम आबाद हो गया, जब रोमुलस ने रोम को बनाया, तो उसके बाद फिर वहाँ पे बादशाहत कायम हो गई और तकरीबन 6 बादशाह ने ना यहाँ पे हुकूमत की और यहाँ पे आर्मी बनाई, इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, कुछ कवानीन भी इंट्रोड्यूस कराए। लेकिन फिर आहिस्ता चल के लोगों ने बगावत की और ये जो किंगशिप का पीरियड है, ये मोनार्की का जो पीरियड है, ये ख़त्म हो गया और फिर दूसरा पीरियड शुरू होता है जिसको हम रिपब्लिकन बोलते हैं। सो अब जो आम आवाम है उन्होंने जनाब अपने हाथ में मामलात लेने शुरू किए और किंग की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और फिर एक रिपब्लिक का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि पब्लिक वर्क, आवाम के लिए आपने काम करना है। अब रोमन जो लोग थे उनके पास ये पावर आ चुकी थी कि वो अपना लीडर खुद यानी कि सेलेक्ट करें, गवर्नमेंट बनाएं, और जो फ्री बॉर्न मेल्स थे यानी जो आज़ाद हैसियत में दुनिया के अंदर पैदा हुए आए, उन्हीं को सिर्फ हक था और उन्हीं को ही शहरी माना जाता था। बाकी ग़ुलाम वगैरह की जो औलाद थी उनको आज़ाद शहरी नहीं माना जाता था। फिर आगे चल के जनाब 2 ग्रुप बन गए जब ये रोम रिपब्लिक बन गया। सो 2 क्लासेस बन चुकी थी, एक पेट्रिशियंस थे और एक प्लेबियन थे। जो पेट्रिशियंस थे वो बड़े मालदार लोग थे, अशरफिया लोग थे, बड़े एलीट किस्म के लोग थे, अपर क्लास के लोग थे। इसके अंदर कारोबारी लोग भी आ जाते थे और रॉयल फैमिलीज़ के लोग आ जाते थे। और एक ग्रुप था पेट्रिशियन जिसके अंदर आम बंदा, मिडिल क्लास का बंदा, मज़दूर लोग इसके अंदर आते थे। अब ये दोनों ग्रुप्स की ना आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और जो प्लेबियंस हैं उन्होंने कहा कि भाई आप हमें हकूक़ दें, सारा मुल्क तो हम चलाते हैं, मेहनत मजदूरी हम करते हैं, आप बैठ के जो है ना हमारे पैसों के ऊपर ऐशी करते हैं। तो फिर जनाब उनके लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए जो उनको रिप्रेजेंट करते थे मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर और उनके राइट्स को हक करते थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जनाब इन प्लेबियंस के लिए 12 टेबल नामी एक कानून बनाया गया और रोम की जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें थीं या पब्लिक प्लेस थी वहाँ पे 12 तख्तियाँ लगाई गईं और हर एक तख्ती के ऊपर एक कानून दर्ज था और उनको बता दिया गया कि भाई इस कानून के तहत आपके मामलात चलेंगे। और इस कानून के तहत प्लेबियन और पेटिशंस के जो ताल्लुकात थे उनके बारे में भी बताया गया कि किस तरह कारोबार करना है, किससे आपने शादी करनी है, और अगर आप चोरी करते हैं और आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं तो वो सारी सज़ाएँ इस 12 टेबल नामी कानून के अंदर दर्ज थीं। आगे चल के अगर हम देखें तो फिर रोमन गवर्नमेंट जो है ना उसके 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा था उसके अंदर 2 काउंसल्स होते थे, यानी वो एक्चुअली किंग ही हुआ करते थे। उनमें एक का काम जो था वो मिलिट्री की सार संभाल लेता था और दूसरा जो गवर्नमेंट के मामला देखता था। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है गवर्नमेंट का वो था सेनेट। हाँ जी, ये सेनेट बहुत ही पावरफुल एक गवर्नमेंट का हिस्सा था। इसके अंदर ज़्यादातर आपको पेटिशंस मिलते थे उस ज़माने में, ये कानून बनाते थे, ये पैसे को कंट्रोल करते थे, जो बजट होता था, मनी बिल होता था, और दूसरा ये कि पावरफुल लोग थे और इनका ही असर रसूख होता था। और ये भी कहा जाता था कि जो पेटिशंस थे ये नस्ल दर नस्ल सेनेट का हिस्सा थे। अगर कोई बंदा मर जाता था तो उसके बाद उसका बेटा जो है ना पेट्री जो है ना सेनेट का मेंबर बन जाता था, कोई आम बंदा सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता था। और जो तीसरा हिस्सा है गवर्नमेंट का वो थी सिटीज़न असेंबलीज़, यानी ये जो प्लेबियंस थे इनके लिए छोटी छोटी असेंबलीज़ बनाई गई थी और वो हर एक इलाके के अंदर छोटी छोटी असेंबलीज़ थी। ये अपने मामला देखते थे, कोई भी जो इनके आपस के अंदर इश्यूज़ थे वो इस असेंबलीज़ के अंदर सॉर्ट आउट करते थे। सो हमने देखा कि गवर्नमेंट के 3 हिस्से थे। पहला था 2 काउंसल्स जो मिलिट्री और गवर्नमेंट के मामलात को देखते थे, उसके बाद सेनेट और उसके बाद असेंबलीज़। लेकिन साथ साथ में रोमन जब ये रिपब्लिक था तो ये जो कमांडर्स थे, क्योंकि रोम के पास बहुत बड़ी आर्मी थी और वो आर्मी जो थी वो ऐसे नहीं था कि सेंट्रलाइज थी,
मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्मी के ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए थे और हर एक ग्रुप का एक कमांडर हुआ करता था, एक जनरल हुआ करता था। सो फिर ये होता था कि अगर जब भी कोई रोम्स के अंदर कोई हालात ख़राब होते थे या अनरेस्ट शुरू होता था, तो ये जो डिक्टेटर्स थे इनको बुलाया जाता था क्राइसिस के अंदर, और ये मामलात को संभालते थे और एक किस्म का मार्शल लॉ लगा देते थे, और फिर जब हालात मामूल पे हो जाते थे तो वो फिर अपनी जगह पे वापस चले जाते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब रोम की हालत ख़राब होती गई और पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हो गया, सिविल वार शुरू हो गई। तो ये जो डिक्टेटर थे, ये जो वार लॉर्ड थे, ये जो कमांडर्स थे मुख्तलिफ आर्मियों के, इन्होंने जनाब रोम के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया। उसमें सबसे पहले जनाब सुला आए। वो कॉर्नेलियस सुला एक मशहूर जो है ना वार लॉर्ड और कमांडर रह चुका है, और लेकिन उसने फिर बाद में रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद जनाब फिर एक 50 साल तक फिर एक रिपब्लिक का दौर चला, लेकिन वो एक्चुअली बड़ा ही ना उसके अंदर बड़े क्राइसिस शुरू हो गए। तो उसके बाद एक दूसरे जो है ना वो एक बड़े कमांडर्स और पॉलिटिशियंस और वार लॉर्ड का एंट्री होती है, जिनका नाम है जूलियस सीज़र। और ये बहुत मशहूर वार लॉर्ड थे, पॉलिटिशियंस थे। इन्होंने बहुत सारे इलाके फ़तह किए और जो रोमन एम्पायर को है ना बड़ा एक्सपेंड किया, लेकिन फिर लोग इनके भी ख़िलाफ़ हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सो इनका अपना जो भांजा था वो इनके ख़िलाफ़ उसने साजिश की। एक दफ़ा जब ये जूलियस सीज़र सेनेट में गया तो सेनेटर्स ने और उसके भांजे ने मिल के इसको मार दिया, इसको खंजर लगा के इसको एसिसिनेशन इसकी कर दी। और फिर उसका जो भांजा है वो आगे चल के खुद जो है ना वो मामलात संभालने लगा। तो उसके भांजे ने फिर आगे चल के कुछ और वार लॉर्ड भी थे, जैसे मार्क एंटोनी था, उसको भी मार दिया। और मार्क एंटोनी की एक गर्लफ्रेंड थी इजिप्टियन की क्वीन क्लेओपेत्रा, उसको भी उसने मार दिया। मारा तो नहीं एक्चुअली, उनको दोनों को शिकस्त दी और इजिप्ट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन बाद में फिर इन दो सुनने में आता है, कुछ तो कहते हैं कि इसको दोनों को मार दिया था, मार्क एंटोनी और इजिप्टियन की क्वीन जो क्लेओपेत्रा थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, उन लोगों ने आपस में खुदकुशी कर ली जब उनको पता चला कि अब हम जो है ना हमारे ऊपर कब्ज़ा हो गया। असल में होता ये था कि ये मार्क एंटोनी भी एक कमांडर था आर्मी का, रोमन यानी कि आर्मी का कमांडर था, लेकिन वो उसने पहले जो है ना जूलियस का जो भांजा था उसके साथ मिलके वो हुकूमत कर रहा था। लेकिन बाद में फिर जूलियस जो का सीज़र का जो भांजा था ऑगस्टस, उसको लगा कि नहीं यार, मैं खुद भी हुकूमत कर सकता हूँ, मुझे इस बंदे की क्या ज़रूरत है। तो फिर उसने जनाब उसको भी यानी कि रास्ते से हटा दिया। आखिरकार जनाब वो जो जूलियस सीज़र का भांजा था उसने अपने आप को ऑगस्टस का टाइटल दिया, जो ऑक्टेवियन उसका नाम था, और वो फिर इस तरह जनाब रोम का पहला एम्परर बन गया। तो इस तरह जनाब रोमन रिपब्लिक का एंड हो गया। अब रोमन के ऊपर शहनशाह की हुकूमत आ गई, यानी डिक्टेटरशिप आ गई। एक ही बंदा था जो पूरे रोम के ऊपर हुकूमत करता था, उसकी ही पावर हुआ करती थी। उसके बाद बड़े अरसे तक रोम के ऊपर, रोमन एम्पायर के ऊपर जो है ना जो है ना एम्परर्स ने हुकूमत की, बहुत सारे एम्परर्स आए। सो आगे चल के ये रोमन एम्पायर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न एम्पायर और ईस्टर्न, क्योंकि बहुत बड़ा था, इसके ऊपर हुकूमत करना यानी एक ही एम्पायर के ऊपर बड़ा मुश्किल था। सो वेस्टर्न एम्पायर में तो रोम जो ना कैपिटल था, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर को का जो कैपिटल था वो आज का मौजूदा शहर जो इस्तांबुल है उसको बना दिया गया। फिर आगे चल के जनाब ये जो है ना इन दोनों का डाउनफॉल शुरू होता है। सबसे पहले तो ये जो वेस्टर्न एम्पायर है उसके ऊपर जो एक जर्मन थे जो है ना बड़े एक किस्म के कमांडर थे और पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उसने पहले उसके ऊपर कब्ज़ा किया, उसको तोड़ दिया। और उसके बाद फिर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है उसका भी फॉल शुरू हुआ और ओटोमन एम्पायर ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उसको शिकस्त करके वो एक ओटोमन एम्पायर की शुरुआत पड़ती है। तो इस तरह जनाब ये पूरा का पूरा जो रोमन एम्पायर है ये ख़त्म हो गया और इसका दी एंड हो गया। लेकिन उसके बाद जनाब रोमन एम्पायर में जो जो चीज़ें इस्तेमाल की गई, गवर्नेंस का मामला था, कुछ भी था, वो जनाब आपको पूरे यूरोप के अंदर वो फैल चुका था। यूरोपियन लोगों ने उसका बहुत असर रसूख लिया और उन्होंने अपनी गवर्नेंस के मामलात में, अपने लिटरेचर के मामलात में, अपनी आर्किटेक्चर के मामलात में रोमन से बहुत सारी चीज़ें सीखी और उनको एडाप्ट किया। सो जनाब ये था रोमन एम्पायर। अब हम रोमन एम्पायर के में कुछ अहम ऐसी चीज़ें यहाँ डिस्कस करूँगा कि जो बड़ी एक अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो कोलोसेम है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर है। ये थिएटर हुआ करता था, यहाँ पे जनाब ये जो है ना गेम्स हुआ करती थी, लोग शौक़ से देखा करते हैं। आज भी ये इमारत मौजूद है, ये बिल्डिंग मौजूद है, हालांकि टूट गई है लेकिन फिर भी है। यहाँ पे लोग विज़िट करने जाते हैं और कहा जाता है 50,000 के लगभग लोग यहाँ पे बैठ के गेम्स को देखते थे। और जिस तरह ग्लैडिएटर मूवी के अंदर वो जानवरों के साथ लड़ा जाता था, तो ये सारा कुछ यहीं पे होता था।
इसके अलावा जनाब रोमन जब एम्पायर था तो एक बहुत ही मशहूर जो है ना एक एम्परर आया था जिसका नाम था नीरो। ये 5वां एम्परर था रोमन एम्पायर का। सो इसके लिए बड़ा मशहूर कहा जाता है कि जनाब ये बांसुरी बजा रहा था जब रोमन जल रहा था, जबकि बहुत सारे लोग कहते थे कि बांसुरी नहीं बजा रहा था, वो एक इंस्ट्रूमेंट है आयर के नाम से, वो प्ले कर रहा था जब रोम जल रहा था। रोम क्यों जल रहा था? एक्चुअली रोम जो शहर था ना, वो किसी एक दुकान पे कुछ इस तरह की आग भड़क उठी और देखते देखते पूरा का पूरा जो रोम था ना वो जल गया। कहा जाता है कि 18 में से 14 डिस्ट्रिक्ट जल गए और तकरीबन 6 दिन तक आग चलती रही। और फिर लोगों ने कहा कि जनाब ये जो हमारा एम्परर था उस वक्त नीरू, वो इतना उसको मज़ा आता था कि वो जनाब बांसुरी बजा रहा था, या ये जो लायर इंस्ट्रूमेंट है इसको इसने जनाब बजाना शुरू किया और इंजॉय कर रहा था इस मामले को। लेकिन बहुत सारे लोग अब बीबीसी की तहकीक के मुताबिक ये कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं था। उसने तो वो बाद में आके उसने जो है ना लोगों को बड़ा रिलीफ भी दिया, और उस वक्त जब ये रोम जल रहा था वो रोम के अंदर नहीं था, वो किसी और जगह पे मौजूद था। और दूसरा ये भी है कि नीरो जो था ना दरअसल क्रिश्चियन लोगों के ख़िलाफ़ था, और उनके साथ उसके मामलात चल रहे थे, उनको वो पसंद नहीं करता था। और इवन कि वो ये भी कहता था कि जनाब ये जो आग लगी है इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन लोग हैं इनका हाथ है। तो इस हवाले से फिर ये हम कह सकते हैं कि ये जो एक मशहूर कहावत है, या कहा जाता है कि नीरू बांसुरी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, तो इसमें कोई ख़ास सदाकत नहीं है। ये बस एक किस्म की चीज़ आ गई और फिर एक चलती रही, और कभी भी किसी ने इसके ऊपर तहकीक नहीं किया और नहीं बताया कि ये चीज़ सही है कि गलत है, लेकिन फिर एक ट्रेंड बन गया और आज भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, ये थी रोमन एम्पायर के बारे में बिल्कुल ब्रीफ हिस्ट्री में, डिटेल में ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि अगर डिटेल में जाऊंगा तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे आप लोगों के लिए। सिर्फ इतना बताना था आपको कि भाई ये किस तरह जो है ना रोमन एम्पायर काम करता था, और रोमन्स किस तरह रहते थे। इनकी पहले किंगशिप थी, मोनार्की, फिर रिपब्लिक बना, फिर जो है ना रोम के ऊपर एम्परर्स यानी डिक्टेटरशिप्स आ गई और उन्होंने हुकूमत की, और किस तरह उन्होंने कानून बनाए। सो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने पेश की हैं। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।